तो अब हम चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि वेग बराबर के आर एन। ठीक है, तो अब के का मान निकालना हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा वेग बटे में आर की पावर एन। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स निकालते हैं एक एक करके, क्या यूनिट होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास के सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वेग स्थिरांक का मान क्वेश्चन में आपसे कई बार मतलब पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तो आपको यह कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी यूनिट्स भी पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के बराबर होता है वेग बटे में आर की पावर एन। ठीक है, अब देखो वेग क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ वेग अभिक्रिया का वेग तो हम पढ़े थे, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हमने। अभिक्रिया का वेग क्या पढ़ा था हमने, अभिक्रिया का वेग हमने पढ़ा था कि समय के साथ यानी इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, है ना, शुरू से हमने यही तो पढ़ा। अभिक्रिया का वेग होता क्या है, इकाई समय में अभिकारक की जो सांद्रता में जो परिवर्तन था वही हमारा क्या था, अभिक्रिया का वेग था। ठीक है, तो वेग बराबर तो अभिकारक की सांद्रता, तो सांद्रता किस में आती है, सांद्रता किस में आती है, मोल पर लीटर में। ठीक है, यानी कि मोल पर लीटर बटे में सेकंड। यही था हमारा क्या, वेग। अभिक्रिया का वेग क्या था, सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो मोल पर लीटर बटे में सेकंड। नेक्स्ट आता है आर तो क्या है, सांद्रता। आर क्या है, सांद्रता, तो यही लिखा जाएगा मोल पर लीटर। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, के बराबर वेग क्या है, मोल पर लीटर बटे में सेकंड बटे में आर की पावर एन, यानी कि क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर इसकी पावर एन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर मोल पर लीटर इसको कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट इस तरह से ये लिख दीजिए, ऊपर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो मोल पर लीटर माइनस एन। ठीक है, माइनस एन इंटू 1/s, ऐसे हो गया। ठीक है, 1/s। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा के बराबर मोल पर लीटर 1 माइनस एन, लिख सकती हूँ एस इनवर्स। ठीक है, यानी के की क्या हमारी यूनिट आ गई, मोल पर लीटर 1 माइनस एन एस इनवर्स। तो अब इससे सबसे बड़ी हेल्प आपको क्या होगी, इससे सबसे बड़ी हेल्प आपको ये होगी कि आप आगे जाकर के जब क्वेश्चन आता है तो इजीली अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, 0 है, 0 है, 1 है। ठीक है, और जो भी आपको मान पूछा जाएगा यानी अभिक्रिया का वेग भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, जो भी मैंने आपको बताया। हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर इनकी यूनिट्स निकाल रहे हैं। वेग बराबर के पावर एन, आर की पावर एन। तो के बराबर क्या हुआ, के बराबर के का मान निकालना, तो वेग बटे में आर की पावर एन। हमने यहाँ पे मान रख दिया। वेग हमारा क्या है, वेग हमें पता है कि क्या होता है, जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, चैप्टर ही वहीं से हमने शुरू किया था कि मोल पर लीटर, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होगा था। तो सांद्रता को किस में प्रदर्शित करते हैं, मोल पर लीटर में। ठीक है, और समय यानी कि सेकंड में लिया। अब हमने इसको लिख दिया, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, सांद्रता का मान मोल पर लीटर में, पावर एन हमने लगा दी। यहाँ पे मोल पर लीटर ये हमने लिखा, सेकंड 1/s, और यहाँ पे मोल पर लीटर एन है, ऊपर जाएगा माइनस एन हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, क्या आएगा, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया के बराबर हमारी वैल्यू। ठीक है, अब एन, अगर अब यहाँ पे एन बराबर केस नंबर वन केस
n बराबर 0, n बराबर क्या हो 0 हो, तो n बराबर 0 यानी किसके लिए, शून्य कोटि के लिए, बराबर 0 मतलब शून्य कोटि, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए n बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, k बराबर, देखो यहाँ पे अगर मैं n बराबर 0 रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, 1 एज इट इज एंड सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा, यही होगा क्योंकि n बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू n बराबर 1 यानी प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, n बराबर 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे मिलेगा k बराबर ओनली सेकंड इनवर्स, k बराबर सेकंड इनवर्स, क्योंकि n बराबर 1 तो ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर नंबर थ्री n बराबर 2 यानी द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि, ठीक है, तो n बराबर 2 यानी द्वितीय कोटि के लिए जब हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 2, यहाँ पे 2 मान रख दिया तो 2 में से बन गया तो -1, यानी कि मुझे मिलेगा k बराबर मोल पर लीटर यानी 1 माइनस 2 यानी -1 सेकंड इनवर्स, ये मिलेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, k बराबर -1 है तो अपोजिट हो जाएगा, तो लीटर, यानी कि ये ऐसे लिखने में आएगा, कैसे बच्चों, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, इस तरह से, ठीक है क्लियर। तो ये हमारे सब के लिए हमने k का मान निकाल लिया, यानी k की हमें फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम वेग जो है, वेग नियम व्यंजक से किस तरह से अभिक्रिया की कोटि के लिए n का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकी वैल्यू कैसे पुट करें। अब ये सब चीजें अभी तक तो थ्योरेटिकल चल रही थी, है ना, मतलब है तो प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं जब हमारे पास में वैल्यू मान आ रही है, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ समझ रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगी या समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम एक प्रश्न से, जो ये प्रश्न आपको इसे समझने में हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ये जो सारी बातें हमने पढ़ी और समझी, इसको हम समझते हैं एक प्रश्न के द्वारा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा प्रश्न क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है 2a + 3b, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है वो हमारे पास में है यहाँ पर c, ठीक है। यानी ये अभिक्रिया है 2a + 3b, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, उत्पाद हमारा बन रहा है यहाँ पर c, ठीक है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमको दिया हुआ इसमें कि दी गई अभिक्रिया में A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है 2, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है कि A के सापेक्ष अभिक्रिया, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है, ठीक है, और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि -1 है, ठीक है। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या हमसे पूछता है, नंबर 1
नंबर 1 क्या है, वेग नियम व्यंजक लिखिए। सबसे पहले हमें लिखना है वेग नियम या दर नियम व्यंजक। ठीक है, वेग नियम व्यंजक ज्ञात करो यानी कि या फिर लिखो। ठीक है, वेग नियम व्यंजक क्या होगा इसके लिए, पहली बात। दूसरी बात, n बराबर यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक है, नंबर 3 अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होगा जब कंडीशन हमारे पास में क्या हो, यानी अभिक्रिया का वेग क्या होगा जब हमारे पास कंडीशन क्या है। नंबर 1, A की सांद्रता, कोष्टक A की सांद्रता को दुगुना किया जाए, दुगुना करने पर है ना, अभिक्रिया का वेग क्या होगा जब इस सांद्रता को दुगुना करने पर। ठीक है, नंबर 2, B की सांद्रता को आधा करने पर, ठीक है। और नंबर 3 A तथा B दोनों को दुगुना करने पर, यानी कि हमें प्रश्न दिया है, ये कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए हमें दिया हुआ है A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है, ठीक है, और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि -1 है। क्वेश्चन हमें कहता है एक तो वेग नियम व्यंजक लिखिए इसके लिए, दूसरा n बराबर क्या होगा यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, और अभिक्रिया का वेग n बराबर होता है संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, और अभिक्रिया का वेग क्या होगा जब हम, यानी कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा या वेग क्या होगा जब A की सांद्रता को दुगना कर किया जाए या फिर B की सांद्रता को आधा किया जाए। देखो B की सांद्रता कोष्टक में लिखा है, मतलब सांद्रता, ठीक है, और या फिर A और B दोनों को ही हमने डबल कर दिया या दुगना कर दिया तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो शुरू करें, इसका आंसर शुरू करते हैं 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसके लिए, वेग नियम व्यंजक। ठीक है, चलिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2A + 3B प्रोडक्ट बन रहा है C। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वेग नियम व्यंजक क्या निकालेंगे, वेग नियम या दर नियम व्यंजक। वेग नियम व्यंजक या दर नियम व्यंजक, इसके लिए क्या होगा, वेग बराबर K, A की सांद्रता और इधर B की सांद्रता, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, x तथा y, यही देखा था हमने, x और y। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि दी हुई है, क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि A के सापेक्ष हमें दिया हुआ है 2 और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या दी हुई है, -1। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया इसके लिए वेग नियम व्यंजक। क्लियर। दूसरी बात है हमारी इसके लिए n बराबर क्या होगा। ठीक है, और हमें पता है क्या, x + y बराबर क्या होता है, n। ठीक है, x क्या है 2 प्लस y क्या है -1, तो n क्या आ जाएगा हमारे पास में 1, यानी यह क्या है, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया हुई, प्रथम कोटि। n भी हमने इसके लिए निकाल लिया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे
तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरा वाला प्रश्न हमें क्या कह रहा था, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमने कंडीशंस अप्लाई की हैं कि ए को अगर डबल करते हैं, ए की सांद्रता को, अभिकारक की ए की सांद्रता को अगर हमने डबल कर दिया यानी कि दुगना कर दिया, तो दुगना करने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में अभिक्रिया का वेग ये था, है ना, तो हम इसको कर सकते हैं R1, क्या कर सकते हैं R1 बराबर क्या था हमारे पास में, K, A का पावर यहाँ पर 2 और B की पावर -1। ठीक है, अब कंडीशन हमने क्या कर दी, हमने कंडीशन की A को दुगना कर दिया, A को दुगना, तो मैं क्या लिखूंगी इसको R2, है ना, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, R2 ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, K 2A, यही होगा 2A एड B -1। ठीक है, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 बराबर, R2 क्या है मेरे पास में, K 2A स्क्वायर B -1 बटे में K, R1 क्या है, K A की पावर 2 B पावर -1। अब देखो क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर सब कट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, देखो सब कट हो गया, क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा R2 अपॉन R1 बराबर 2 की पावर 2, यानी कि क्या हुआ, R2 बराबर 4R1, यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने देखा कि जब हमने उसको दुगना किया तो ये 4 गुना हो गया अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ गया, इसका मतलब A की पावर स्क्वायर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना, यही तो हम देख रहे थे। ठीक है, तो प्रश्न के द्वारा हमने इजीली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि जब हमने यहाँ पर A की सांद्रता को दुगना किया तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, इसका 4 गुना। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे पहले वेग नियम व्यंजक निकालना आपको इजीली अब आ गया होगा, समझ गए होंगे आप कि कैसे वेग नियम व्यंजक हमको निकालना है। फिर n के लिए हमें पता ही है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x + y बराबर n, हमने वैल्यू रख दी, कोटि की अभिक्रिया निकल गई हमारी प्रथम कोटि की, और हमने तीसरा जो हमारा प्रश्न था उसका फर्स्ट हमने ये सॉल्व कर लिया, क्या कि जब हम a को क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, नेक्स्ट कंडीशन है अगर हम b को आधा कर दें तो क्या होगा। ठीक है, नंबर सेकंड के लिए देखो, पहला R1 हमारे पास में क्या है, R1 हमारे पास में K A देन पावर स्क्वायर B -1। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब R2 में हमने क्या किया, यहाँ पर B को आधा कर दिया, यानी A एज इट इज है, B को हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B/2 -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही R2 अपॉन R1, क्या आएगा हमारे पास में R2 अपॉन R1 करने पर, R2 क्या है हमारा, K A स्क्वायर B/2 -1 अपॉन K क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B -1। क्या होगा अब इसमें, सब कट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास में बचेगा R2 अपॉन R1 बराबर R2 अपॉन R1 हमारे पास में क्या बच जाएगा, इसके पास हमारे पास रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे 1/2 -1। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, ये 1/2 -1 इनवर्स है या जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा R2 बराबर 2R1, ये हमारे पास आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर B की सांद्रता को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी B की सांद्रता को
आधा कर दिया, हाफ कर दिया, इसका मतलब जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या आया, 2r1, और हमने यही देखा, इसका मतलब b-1, इसका जस्ट हाफ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में r2/r1 बराबर 1/2 -1 निकला। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, अभिक्रिया का वेग आ गया। देखो हम कंडीशंस देखें, ये सब एक्सपेरिमेंट से आ रहा है हमारे पास में। जब हम एक्सपेरिमेंट करें कि हाफ कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास सिचुएशन हो रही है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम उस सभी केसेस में अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। देखो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें वेग व्यंजक निकालना अच्छे से आना चाहिए। अगर वेग व्यंजक आप अच्छे से निकाल लोगे तो आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो, है ना। और अभिक्रिया की कोटि निकालने के और भी तरीके हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन बच जाता है। क्या बच जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर एक हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, दोनों को डबल कर दिया। यानी कि यहाँ पर r1 बराबर क्या है, k a की पावर स्क्वायर एंड b की पावर -1। ठीक है, तो r2 क्या होगा, जब हम दोनों को डबल कर देंगे तो k 2a है ना, स्क्वायर एंड 2b -1। ठीक है, अब r2/r1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, k 2a पावर स्क्वायर 2b -1 k a स्क्वायर b -1। अब क्या बच जाएगा हमारे पास में, r2/r1 बराबर, देखो ये सब कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, सिर्फ 2 की पावर, यहाँ पे एक तो ये बचेगा 2 की पावर स्क्वायर, और बचेगा हमारे पास में 2 की पावर -1, 2 की पावर -1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, r2/r1 बराबर 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 -1 तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2 से कट हो गया 2, क्या बच गया हमारे पास में, r2 बराबर 2r1। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास में अभिक्रिया का वेग निकल करके आ गया। यानी कि जब हमने ये कंडीशंस अप्लाई की तो हमने देखा कि किस तरह से अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रभावित हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर में वैल्यू है 2 -1 हाफ क्रम, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, अभिक्रिया की कोटि जो आ रही है, यह सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा। यानी कि सांद्रता को आप आधा कीजिए, दुगना कीजिए, डबल कीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में अभिक्रिया का वेग निकलेगा। यानी कि हम ये जो चीजें पढ़ रहे थे ना कि भाई सांद्रता से क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये सब हमें एक्सपेरिमेंटली हमें वेग नियम व्यंजक यानी कि दर नियम हमें बताएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी हमारी वेग नियम या दर नियम के बारे में। ठीक है, कुछ और बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ और बातें क्या है इसके बारे में, यही कि पहली बात तो ये कि यह जो हम कैलकुलेट करते हैं वेग नियम व्यंजक में, इसका रस समीकरण गुणांक से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि पहली बात हम जो जैसे अभिक्रिया निकाल रहे थे, मान लीजिए ए है ना प्लस बी, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास में, सी प्लस डी और डी। ठीक है, ये हमारे पास में अभिक्रिया थी। इसके लिए वेग नियम व्यंजक जो होगा यानी के यहाँ पर वेग बराबर के ए की पावर x और b की पावर y, यानी कि x और y का, यानी कि ये अभिक्रिया की कोटि जो है x और y का इन ABCD यानी कि रस समिति गुणकरण गुणांक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि x और y का ABCD यानी कि ABCD क्या है, रस समीकरण गुणांक, रस समीकरण गुणांक
है ना, गुणांक से संबंध नहीं है, यानी कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि ये हम वैल्यू किससे निकाल रहे हैं बच्चों, ये हम निकाल रहे हैं वैल्यू प्रैक्टिकली, ठीक है, यानी प्रयोग करके हम और x और y का मान निकाल रहे हैं, इसलिए इनका इससे कोई मतलब नहीं है, पहली बात। ठीक है बच्चों, तो नंबर 2 हमारा यहाँ पे आता है क्या, नंबर 2 है कभी कभी वेग जो है वो उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर कर सकता है। कैसे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को। देखिए जैसे कि हमारे पास में है 2O3 रिएक्शन, ठीक है, क्या बना यहाँ पे 3O2, ठीक है, तो इसके लिए R बराबर क्या होगा KO3 पावर 2O2 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने उत्पाद लिखा है, प्रोडक्ट की सांद्रता भी लिखी, इसका मतलब कि वेग उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। हमेशा नहीं, कभी कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और एक और चीज हम ध्यान रखेंगे नंबर 3, वो क्या है, देखिए इसके अलावा कभी कभी कुछ अभिकारक वेग व्यंजक में प्रदर्शित नहीं होते, यानी कि इसका मतलब उसकी सांद्रता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमने अभिक्रिया लिखी NO2 प्लस CO ऑफ NO प्लस CO2, ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर K NO2 एंड देन CO0, तो इसको लिख सकते हैं R बराबर K NO2 एंड देन 2। इसका मतलब कि जो R है अभिक्रिया का वेग है, वहां पर कभी कभी कोई अभिकारक अनुपस्थित भी हो सकता है। तब ये हमें पता है कि 0 कब होगा, जब सांद्रता परिवर्तित कर रहे लेकिन अभिक्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तब उस केस में हमारे पास में अभिक्रिया का वेग R बराबर K, जो भी हमारे पास में क्रिया का जिससे सांद्रता का प्रभाव पड़ता है वो लिखेंगे, यानी कि कोई अभिकारक उस वेग नियम व्यंजक में जो है वो अनुपस्थित भी हो सकता है। कब होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये हमारी सारी बातें हुई दर नियम या वेग नियम के बारे में। समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि x और y के मान जो होंगे वो प्रयोगों से आएंगे, एक्सपेरिमेंट से आएंगे। यहाँ पर रस समितिकरण गुणांक से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि यहाँ कभी कभी वेग जो होता है वो उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में, ठीक है। और कभी कभी कुछ अभिकारक जो होंगे वो वेग व्यंजक में प्रदर्शित नहीं होते हैं, कब, जबकि वहां पर अभिक्रिया की सांद्रता का अभिकारक की सांद्रता कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो यह सारी बातें हुई हमारी वेग नियम या दर नियम के बारे में। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, कभी कभी उत्प्रेरक जो होता है वो भी वेग नियम व्यंजक में जो है वो प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक का प्रभाव हम पढ़ ही चुके, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो कभी कभी किसी रिएक्शंस में वेग नियम व्यंजक में आपके पास में उत्प्रेरक भी प्रदर्शित हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई हमारी किसके बारे में, दर नियम वेग नियम के बारे में, वेग नियम व्यंजक के बारे में। तो दर नियम या वेग नियम हमें क्या बताता है, दर नियम या वेग नियम हमें अभिक्रिया के वेग की अभिकारकों की सांद्रता का जो प्रभाव है उसको बताता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग हमें बताता है कि अभिकारक की सांद्रता का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को यह हमें समझाता है दर नियम या वेग नियम, जो आपने अभी समझा और जाना, ठीक है। तो बच्चों ये सब था हमारे दर नियम और वेग नियम व्यंजक के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया और समझाया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।